नमस्कार। देखिए, कूलम्ब का नियम हमें दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालना तो सिखाता है, पर असल दुनिया में क्या होता है? ज्यादातर सिस्टम्स में कई सारे चार्ज एक साथ होते हैं। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि जब दो से ज्यादा चार्ज एक साथ हों, तो किसी एक चार्ज पर टोटल मतलब नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है। तो सवाल यही है, दो चार्ज हैं, कोई बात नहीं, कूलम्ब का नियम है। लेकिन अगर तीन चार्ज हों, या 10 या हजारों, तब क्या करेंगे? यहीं पर हमारी मदद के लिए आता है फिजिक्स का एक बड़ा ही शानदार और सिंपल सा सिद्धांत, जो इस पूरी उलझन को सुलझा देता है। जरा इस सिस्टम पर एक नजर डालिए। यहां हमारे पास तीन चार्ज हैं, Q1, Q2 और Q3। और हमारा मकसद है चार्ज Q1 पर लगने वाले टोटल फोर्स को पता करना। अब देखिए, Q2 जो है वो Q1 पर एक फोर्स लगाएगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन, और ठीक वैसे ही Q3 भी Q1 पर अपना एक अलग फोर्स लगाएगा। तो सवाल ये है कि Q1 को असल में जो कुल धक्का या खिंचाव महसूस होगा, वो कितना होगा? आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले दो से ज्यादा चार्जेस की दुनिया को समझेंगे, फिर सुपरपोजिशन के कमाल के सिद्धांत को जानेंगे, उसका मास्टर फॉर्मूला देखेंगे, और फिर दो मजेदार उदाहरणों से इसे और पक्का करेंगे, एक सिमेट्रिकल सिस्टम का और एक जहां रिजल्ट जीरो नहीं होता। और आखिर में हम सारी जरूरी बातें और फॉर्मूला फिर से दोहराएंगे। तो इस मल्टी चार्ज प्रॉब्लम का वो शानदार सा सल्यूशन क्या है? इसका जवाब है सुपरपोजिशन का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कहता क्या है? ये कहता है कि किसी एक चार्ज पर बाकी सभी चार्जेस की वजह से लगने वाला जो टोटल फोर्स है, वो हर एक चार्ज के फोर्स का वेक्टर सम होता है। मतलब हमें फोर्स की ताकत के साथ साथ उसकी दिशा का भी ध्यान रखना है। और सबसे कमाल की बात यह है कि किन्हीं दो चार्जेस के बीच का फोर्स किसी तीसरे या चौथे चार्ज के वहां होने से बिल्कुल भी नहीं बदलता। और अच्छी बात यह है कि इसे लागू करना बहुत आसान है, बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, उस एक चार्ज को चुनिए जिस पर आपको टोटल फोर्स निकालना है। स्टेप 2, अब बाकी हर एक चार्ज की वजह से उस पर लगने वाले फोर्स को कूलाम्ब के नियम से निकालिए, एक एक करके। ये मान लीजिए कि बाकी कोई चार्ज वहां है ही नहीं। स्टेप 3, आखिर में इन सभी अलग अलग फोर्स वेक्टर्स को एक साथ जोड़ दीजिए और बस आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि इस सीधे साधे लगने वाले सिद्धांत को हम मैथ्स की भाषा में यानी मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। यहां हम n चार्जेस के लिए एक जनरल इक्वेशन देखेंगे, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो चाहे 3 चार्ज हों या 3000 हमेशा काम करेगा। और ये रहा वो मास्टर फॉर्मूला। F1 यानी चार्ज 1 पर लगने वाला टोटल फोर्स बराबर है F12 यानी चार्ज 2 का 1 पर फोर्स प्लस F13 चार्ज 3 का 1 पर फोर्स, और ऐसे ही जितने भी चार्ज हैं उन सब के फोर्सेस का वेक्टर सम। और ये जो सिग्मा का निशान है ना, ये बस इसी लंबे चौड़े जोड़ को लिखने का एक शॉर्टकट है। ये फॉर्मूला असल में कूलम्ब्स का नियम और सुपरपोजिशन सिद्धांत का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। सिद्धांत और फॉर्मूला तो ठीक है, पर चलो अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक बहुत ही सिमेट्रिकल सिस्टम से शुरुआत करते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों कोनों ए, बी और सी पर एक जैसे चार्ज क्यू रखे हैं। अब अगर हम ठीक इसके सेंटर, जिसे सेंट्रॉइड ओ कहते हैं, पर एक और चार्ज क्यू रखते हैं, तो उस क्यू पर कुल फोर्स कितना लगेगा? अब देखिए, क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके सेंटर ओ की दूरी तीनों कोनों से एकदम बराबर होगी। इसका सीधा मतलब ये है कि कोने ए, बी और सी पर रखे तीनों क्यू चार्जेस हमारे सेंटर वाले चार्ज कैपिटल क्यू पर जो फोर्स लगाएंगे, उनकी ताकत यानी मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होगी। और सिमेट्री की वजह से ये तीनों फोर्स वेक्टर्स F1, F2 और F3 एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर होंगे। तो नतीजा क्या होगा? फिजिक्स में ये एक क्लासिक रिजल्ट है। जब तीन बराबर ताकत के वेक्टर्स एक दूसरे से 120 डिग्री पर हों, तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। उनका वेक्टर सम हमेशा जीरो होता है। इसलिए सेंटर पर रखे चार्ज क्यू पर लगने वाला टोटल फोर्स शून्य होगा। है ना कमाल का नतीजा? चलिए अब देखते हैं कि तब क्या होता है जब ये खूबसूरत सिमेट्री टूट जाती है। इस बार जैसा कि आप सोच सकते हैं, रिजल्ट जीरो नहीं होगा। इस बार भी हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, लेकिन कोनों पर चार्ज हैं Q, Q और -Q। बस कोने C पर एक नेगेटिव चार्ज ने आकर सारा खेल बदल दिया है, सारी सिमेट्री तोड़ दी है। अब हमें हर एक चार्ज पर लगने वाले टोटल फोर्स का पता लगाना है।
सबसे पहले कोनों ए और बी पर रखे पॉजिटिव चार्ज पर ध्यान देते हैं। इन पर दो तरह के फोर्स लगेंगे, एक तो दूसरे पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन और नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्शन। अगर हम कूलम का नियम याद करें तो किन्हीं दो चार्जेस के बीच फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है F = q² अपॉन 4πε₀L²। यहाँ L त्रिभुज की साइड की लंबाई है। ए और बी की सिचुएशन में सिमेट्री की वजह से उन पर लगने वाले नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड तो बराबर होगी, पर जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं उनकी डायरेक्शंस अलग-अलग होंगी। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, कोने C पर रखा नेगेटिव चार्ज -q। ये A और B दोनों पर रखे पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन महसूस करेगा। ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, मान लीजिए F, और क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इन दोनों फोर्स वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब जब हम F मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स को जो 60 डिग्री पर हैं वेक्टर एडिशन के नियम से जोड़ते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर F3 उसकी मैग्नीट्यूड होती है √3F, और इसकी डायरेक्शन, जैसा कि हम उम्मीद कर सकते हैं, एंगल BCA को आधा-आधा बांटते हुए अंदर की तरफ होती है। और यहाँ एक बहुत ही गहरी बात छिपी है। अगर हम तीनों चार्जेस पर लगने वाले नेट फोर्सेस F1, F2 और F3 का वेक्टर सम करें तो रिजल्ट 0 आता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये न्यूटन के तीसरे नियम से पूरी तरह मेल खाता है। क्योंकि यह सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए सिस्टम के अंदर के सभी फोर्सेस का जोड़ 0 होना ही चाहिए। चलिए तो फटाफट से रीकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या जरूरी बातें सीखी। याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें ये हैं। पहली, फोर्स वेक्टर होते हैं, इसलिए वो हमेशा डायरेक्शन के साथ जुड़ते हैं। दूसरी, किन्हीं दो चार्जेस के बीच का फोर्स किसी तीसरे की मौजूदगी से बदलता नहीं है। और तीसरी, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नींव बस दो ही पिलर्स पर टिकी है, कूलम का नियम और सुपरपोजिशन का सिद्धांत। और ये रहा हमारा मास्टर फॉर्मूला अपने सबसे आसान रूप में। किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स उस पर लगने वाले सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। सिंपल। और आखिर में आपके सोचने के लिए एक सवाल, हमारे पहले सिमेट्रिकल उदाहरण में सेंटर पर रखे चार्ज पर नेट फोर्स 0 था, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो चार्ज वहां पर स्टेबल है? सोचिए, अगर हम उसे उसकी जगह से जरा सा हिला दें तो क्या वो वापस अपनी जगह पर लौटेगा या फिर हमेशा के लिए दूर भाग जाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।